तो ये हमारा पहला डे गेम होने वाला है जो कि चेपॉक की गर्मी में खेला जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग पिच के साथ ही शुरू करते हैं। तो देखो, अगर आप पहले यहाँ पे टॉस जीतते हो तो आप मेरे हिसाब से पहले बैटिंग ही करें, क्योंकि सेकंड हाफ में जो पिच है वो थोड़ा ड्राई हो जाएगी। थोड़ा बैटिंग आसान हो सकती है लेकिन स्पिनर्स को थोड़ा मदद मिलेगी यहाँ पे। तो ये कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी शानदार साबित हो सकता है। और वैसे भी अगर हम लोग अपना रिकॉर्ड देखें तो अगर हम लोग चेज करते हैं तो इतना हमारा अच्छा है नहीं। अगर हम लोग डिफेंड करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है। तो मैं सीएसके से कहूंगा कि भाई अगर आप टॉस जीतते हैं तो प्लीज पहले बैटिंग कर लीजिए, क्योंकि बाद में स्पिनर्स को थोड़ा बहुत असिस्टेंट यहाँ पे मिलेगी। तो वहाँ पे नूर अहमद और अकील हुसैन फिर से काम आ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी टीम न्यूज की तरफ कि भाई फ्लेमिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें करी हैं जिससे कि दो तीन प्लेयर्स के बारे में लग रहा है कि भाई हो सकता है आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक से। सबसे पहले एमएस धोनी की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो चर्चा में हमेशा ही बने रहते हैं कि भाई आज खेलेंगे, कल खेलेंगे, आज खेलेंगे, कल खेलेंगे। तो उनके ऊपर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है कि भाई उनका टेस्ट वेस्ट सब कुछ हो गया है और वो मैच फिट हैं। लेकिन अभी एमएस धोनी ने कुछ मतलब क्लियरली बताया नहीं चेन्नई सुपर किंग्स को। कुछ ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि एमएस धोनी का कहना है कि भाई वो जो विनिंग कॉम्बिनेशन है चेन्नई सुपर किंग्स का वो चेंज नहीं करना चाहते हैं। उसमें कोई मतलब अफरा तफरी नहीं मचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स जिस तरीके से वो जीत के आ रही पिछला मैच, इस मैच में भी उसी तरीके से जाए। तो उनके खेलने के जो चांसेस है वो काफ़ी लो हो जाते हैं। अब लास्ट मिनट कोई चेंज हो जाए, टॉस से पहले वो कह दें कि भाई मैं खेलूंगा, वो बात अलग है। लेकिन अभी यही खबरें निकल के आ रही कि एमएस धोनी इस मैच में भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले हैं। वहीं भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी उर्विल पटेल के बारे में, क्योंकि फ्लेमिंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयुष मात्रे के रिप्लेसमेंट के बारे में जब पूछा गया तो चलो हमने एक मतलब ऑफिशियली ले लिया है रिप्लेसमेंट, जो कि है आकाश मधवाल। लेकिन एज अ बैट्समैन मतलब उनसे पूछा गया कि भाई किसे लाना चाहते हैं आप उनकी जगह पे। तो फ्लेमिंग ने बताया कि भाई अभी हमारे पास उर्विल पटेल हैं जो कि आयुष मात्रे की जगह पे आ सकते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं फैंस के बीच में क्यूरियोसिटी आई कि भाई क्या वो अगला मैच खेल सकते हैं या फिर नहीं। तो भाई हाँ, मतलब पॉसिबिलिटी तो बन गई इस स्टेटमेंट के साथ कि भाई खेलेंगे या फिर नहीं। उसके बाद हम लोग आगे चल के प्लेइंग 11 में बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ से पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है जहां तक मेरा मानना है। फिर डायरेक्टली हम लोग बढ़ लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की तरफ। ज्यादा देरी नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ, आप ये जो पिछले मैच की प्लेइंग 11 है सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि धोनी का मानना है कि भाई जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसे चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्लेमिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम लोग उठा के देखें तो उन्होंने उर्विल पटेल को आयुष मात्रे की रिप्लेसमेंट बताया है। तो क्या वो आ सकते हैं प्लेइंग 11 में या फिर नहीं? देखो, उर्विल पटेल को अगर आपको खिलाना तो आप उनको टॉप ऑर्डर में ही खिला सकते हैं, नीचे नहीं खेल सकते हैं वो। अब देखो, अगर आप जबरदस्ती खिलाना चाहो तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 6 पे जाके खेल सकते हैं, संजू सैमसन भी 6 पे जाके खेल सकते हैं। उन्होंने एशिया कप में खेला भी था, लेकिन वहां पे किस तरीके का प्रदर्शन था आपने देखा ही है। भाई जिसकी जो नेचुरल पोजीशन होती है अगर उसको वहां पे मौका मिले तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा। तो वही उर्विल पटेल की जो कह सकते हैं नेचुरल पोजीशन है वो टॉप 3 में ही है। तो क्या वहां पे सरफराज खान को वो रिप्लेस करके आ सकते हैं या फिर नहीं, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो भाई 40% मान के चलिए कि वो आ सकते हैं, 60% अभी भी मेरे हिसाब से ना है। और अगर आएंगे तो किसके जगह पे आएंगे? तो सरफराज खान की जगह पे आप स्लैश लगा सकते हैं उर्विल पटेल का। उसके बाद अगर आप प्लेइंग 11 में नीचे आते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर कार्तिक शर्मा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप 2 स्लैशर्स लगा सकते हैं। एक तो एमएस धोनी अगर वो आते हैं जिनके चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे हैं, एक प्रशांत वीर हैं भाई, उनके चांसेस भी हैं थोड़े थोड़े। एक आप सरफराज खान के ऊपर स्लैश लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए उर्विल पटेल आते हैं सरफराज खान की जगह ऊपर, तो सरफराज खान को निकालना मेरे हिसाब से काफी मुश्किल है। तो उनको नीचे डाउन द ऑर्डर शिफ्ट किया जाएगा। तो भाई कार्तिक शर्मा की जगह ही सरफराज खान को मौका मिल सकता है। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि भाई अगर उर्विल पटेल आते हैं तो वो नंबर 3 पे जाएंगे और सरफराज खान को नीचे शिफ्ट किया जाएगा। और अगर कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि भाई कार्तिक शर्मा की जगह पे या तो एमएस धोनी या तो प्रशांत वीर आ सकते हैं, वरना फिर इसके भी चांसेस काफी कम ही दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि जो प्लेइंग 11 है वो अनचेंज रह सकती है इस मैच में। अब हम लोग थोड़े मैचअप्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को गुजरात टाइटंस पसंद है, लेकिन कमजोरियां क्या क्या है वो जानना मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो दो हमारे ओपनर्स हैं उनके खिलाफ जेसन होल्डर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो काफी अच्छे हैं। संजू सैमसन को 4 बार डिसमिस किया है 11 इनिंग्स में, तो इनके खिलाफ इनके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। वहीं पे अगर मोहम्मद सिराज और कागिसो रबाडा की हम लोग बात करें तो दोनों ने मिलाकर कंबाइंड 5 बार ही आउट किया है हमारे ओपनर्स को। तो ये भी कह सकते हैं काफी शानदार मैचअप होने वाला है इन दोनों के खिलाफ। वहीं पे अगर राशिद खान की हम लोग बात, संजू सैमसन, इनके खिलाफ इन्होंने सिर्फ 112 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। तो भाई थोड़ा बहुत बच के खेलना होगा शुरुआत में, क्योंकि सिराज आने वाले हैं न्यू बॉल के साथ। वहीं पे अगर रुक जाते हैं लोग तो होल्डर भी इनको मिलने वाले हैं और राशिद खान भी मिलने वाले हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ से भाई मेरी होप्स हैं, क्योंकि वो टच में दिखाई दे रहे थे पिछले मैच में। इस मैच में मेरे हिसाब से कन्वर्ट करना होगा और गुजरात टाइटंस को वो पसंद भी करते हैं, तो उनसे मेरी होप्स हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट में, जो कि है गुजरात टाइटंस का टॉप ऑर्डर। जी हाँ, जो उनकी पावर है पूरे बैटिंग में, जो उनका कह सकते हैं दिल है, धड़कन है, जो भी आप मान लीजिए दिमाग है, वो सारा उनका टॉप ऑर्डर में ही है। साई सुदर्शन, शुभमन
शुभमन गिल और जॉस बटलर, इन्हीं तीनों के ऊपर ये लोग डिपेंड करते हैं। तो इनकी कमजोरियां क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको कैसे आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग साई सुदर्शन की। तो भाई अगर उनको आउट करना है तो मैंने एनालाइज किया है बहुत ही बारीकी से। अगर आप उनको पिच कराते हैं थोड़ा लेंथ बॉल या फिर गुड लेंथ आप मान लीजिए, वहां पे अगर आप इनको बॉल डालते हैं फोर्थ फिफ्थ स्टंप पे, तो इनका जो हेड होता है वो फॉल कर जाता है। आप देख रहे होंगे ग्राफिक्स के साथ कि भाई जो इनका हेड है वो फॉल कर रहा है, जिससे कि क्या होता है ये बॉल की लाइन में नहीं आ पाते हैं और बल्ला कहीं जाता है और पैर इनका कहीं जाता है, जिससे कि इनके जो चांसेस होते हैं वो एज करने के काफी बढ़ जाते हैं। और ये आप ग्राफिक के साथ देख सकते हैं कि भाई गेंद की लाइन कहाँ है, इनका हेड कहाँ फॉल कर रहा है, इनका जूता कहाँ है, यानी कि पैर इनका कहाँ है। और यहीं पे आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जहां पे ये शॉट खेल रहे हैं, बॉल वहीं पे पिच कर रही है और इनका फिर से हेड फॉल होता है। और आप देख सकते हैं इनका जो पैर है वो कवर्स के रीजन में जा रहा है, जहां पे ये शॉट खेलना चाह रहे हैं, लेकिन जो इनका बैट है वो बॉलर की तरफ आ रहा है। तो ये हेड फॉल जो होता है उसकी वजह से बॉल की लाइन को देख नहीं पाते हैं और इस तरीके से शॉट खेल के चले जाते हैं। तो ये इनके खिलाफ एक कमजोरी है, जहां पे इनको आप आउट कर सकते हैं। और इसको सिर्फ मैं ही नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसको WV रमन ने भी पॉइंट आउट किया। अभी 20 तारीख को 20 अप्रैल को इन्होंने एक ट्वीट किया था कि भाई अभी उनका जो फ्रंट फुट है या फिर जो हेड मूवमेंट है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। 2022 में उन्होंने पहली बार पॉइंट आउट किया था और वो प्रॉब्लम अभी भी चली आ रही है। तो भाई ये एक प्लान हो सकता है साई सुदर्शन के खिलाफ कि भाई गुड लेंथ पे आप बॉल कराइए चौथे पांचवें स्टंप पे, जहां पे उनके जो एज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्लिप इनके खिलाफ आप रख सकते हैं, शॉर्ट कवर भी रख सकते हैं इनके खिलाफ आउट करने के लिए इनको। तो कुछ इस तरीके से आप साई सुदर्शन को फंसा सकते हैं। वहीं पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शुभमन गिल के बारे में। भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, पावर प्ले में तारीफ करनी होगी। और इनका जो कह सकते हैं स्ट्रेंथ है, सबसे पहले उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो स्टांस होता है वो लेग साइडेड होता है, जिसकी वजह से इनके जो शॉट्स होते हैं ऑफ साइड पे वो बहुत सारे खुल जाते हैं। लेकिन इस टेक्निक के साथ एक फ्लॉ भी है, क्योंकि इनका जो स्टांस होता है वो लेग साइड वाला होता है। तो अगर आप गुड लेंथ या फिर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंदबाजी कराते हैं चौथे पांचवें स्टंप पे और आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलती है, जो कि अंशुल कंबोज मेरे हिसाब से जनरेट कर सकते हैं, जेमी ओवर्टन भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या वो पावर प्ले में आएंगे वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जेमी ओवर्टन मेरे हिसाब से इनके लिए परफेक्ट मैचअप हो सकते हैं। तो अगर आप इस एरिया में बॉल पिच करवाते हैं तो आपके एजेस खुल जाते हैं, स्लिप में आउट हो सकते हैं या फिर बॉल वहीं पे खड़ी हो सकती है। आप इनके डिसमिसल्स देख सकते हैं कि भाई इस डिलीवरी पे कितने ज्यादा हैं और इनके खिलाफ फील्ड कौन सी लगानी है। अगर आप इस लाइन में गेंदबाजी कर रहे हैं तो आप एक डीप स्क्वायर लेग लगा सकते हैं, एक डीप पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो डिलीवरी है इसको वी में खेलना काफी मुश्किल है। तो यही दो शॉट्स है जो खुल जाते हैं। एक शुभमन गिल का फेवरेट शॉट भी होगा जो आपको पता है, शॉर्ट आर्म जैब। तो भाई वहां पे अगर वो एज करते हैं, अगर एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है तो डीप स्क्वायर लेग के हाथ में ये गेंदें जा सकती हैं, तो आप उनको वहां पे फंसा सकते हैं। अब देखो ये इतनी वीकनेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो फंसते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इनको हम लोग स्पिनर के खिलाफ भी फंसा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अकील हुसैन है जो कि पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और शुभमन गिल लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ फंसते भी हैं। मतलब सभी लेफ्ट आर्मर्स के खिलाफ नहीं, अकील हुसैन के सामने वो खासकर फंसते हैं। ये एक मैचअप है। लेकिन अगर अकील हुसैन आते हैं पावर प्ले में बॉलिंग करने तो कहाँ पे उनको बॉलिंग करनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि भाई किस लेंथ पे आप गेंदबाजी कराइए तो गिल को आउट कर सकते हैं एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो फिर आप देख सकते हैं कि भाई गुड लेंथ पे आप गेंदबाजी कराइए, लेकिन आप टारगेट करिए कि भाई उनका जो लेग स्टंप है या फिर मिडिल स्टंप है उसके टॉप को आप टारगेट करिए, जिससे कि आप इनको रूम के लिए क्रैम्प करेंगे और इनके जो शॉट्स हैं वो थोड़े बंद हो जाते हैं। हो सकता है स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश करें तो इनके खिलाफ आप फील्ड लगा सकते हैं, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, ये सारी फील्ड आप इनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको आप आउट कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो वकील हुसैन का जो शुभमन गिल के खिलाफ रिकॉर्ड है वो काफी शानदार है। 31 बॉल पे सिर्फ 29 रन बनाए हैं शुभमन गिल ने अकील हुसैन के खिलाफ और 2 बार डिसमिस भी हुए हैं। जॉस बटलर के खिलाफ भी अकील हुसैन के रिकॉर्ड्स काफी शानदार हैं, तो भाई उनके खिलाफ भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जॉस बटलर की मैंने बात करी नहीं है, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई उनकी क्या कमजोरी हो सकती है। उनके खिलाफ मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। एक तो इन स्विंगिंग डिलीवरी उनके खिलाफ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये हमने हिस्टोरिकली देखा है। और उनके खिलाफ स्पिनर्स काम आ सकते हैं, जैसा कि आपने अकील हुसैन के बारे में देख ही लिया। लेकिन लेग स्पिनर्स भी उनके खिलाफ काफी शानदार काम आ सकते हैं, क्योंकि वो हाथ से पड़ने में काफी नाकाम होते हैं, काफी बार नाकाम होते हैं और अपना विकेट देकर चले जाते हैं। तो ये इनके खिलाफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लान होना चाहिए जीटी के टॉप 3 के खिलाफ। अगर आप इनको आउट कर लेते हैं चीपली तो भाई आपके लिए मैच आसान हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर इस मैच के बारे में हम लोग बात करें भाई किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मेरे हिसाब से चेपॉक की कंडीशन है, चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर्स काफी अच्छी तरीके से फॉर्म में है, दिन का गेम है, तो जो चीजें हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के फेवर में है। तो मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स को इस मैच पे बेटर करना चाहिए। आप बताइए आपके हिसाब से कौन जीत रहा है, आप किस तरीके से प्लान करेंगे, आप किसे लाना चाहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 में, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए फिर इसी नोट पर हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज जाके ज्वाइन करिए, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।